मैंने अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी, मैं आईएएस आईपीएस बनने का अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगी। आपने कहा आपकी मम्मा डॉक्टर हैं, आपकी मदर डॉक्टर हैं, तो आपने आईएएस क्यों चुना? आपने डॉक्टर क्यों नहीं चुना? मैं डॉक्टर बन के मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। आई Okay. कैन नॉट बी अ गुड डॉक्टर, ये मुझे रियलाइज़ हो गया था। ऐसा होता है कि हमें ये बता दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है। अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, स्मोक नहीं कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, और ड्रिंक और स्मोक कर रहे हो तो वो लोग उतने अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं कहूँगी वो लोग खराब है, विलन है, बट वो लोग उतने अच्छे नहीं है, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आईएएस बनकर आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती थी सोसाइटी में? एक ये होता है सोसाइटी के कुछ फेवरेट करियर्स होते हैं, उनमें से एक आईएएस का करियर होता है। राइट। क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि भाई उसमें जो रुतबा है, उसमें जो आपको एक पोजीशन मिलती है सोसाइटी में, एवरीवन नोज, अरे हु इज अनुष्का, शी इज एन आईएएस ऑफिसर। ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील किया? मैंने ये चीज़ थोड़ी सी सीखी है, डेवलप की है कॉन्शियसली, कि आपको उससे डील करना आना चाहिए, नहीं तो हर जगह आप पछताओगे। ना आप घर में टिक पाओगे, ना आप ऑफिस में टिक पाओगे, ना आप करियर में ग्रो कर पाओगे। तो प्रेशर, जैसे आपने कहा बहुत प्रेशर है, इंस्टेंट है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने? आप जो भी काम करो उसमें ईमानदार रहो। अगर आपने अपनी काम में कामचोरी करी, मान लीजिए किसी ने आपको नहीं पकड़ा, लेकिन आप अपने आप को पकड़ लोगे और आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। क्या आपको लगता है कि जो बच्चे प्रिविलेज्ड होते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, या आपको लगता है कि जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनके पास स्कोप कम होते हैं? क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं, स्पेशली पीपल हु आर फ्रॉम फैमिलीज लाइक ब्यूरोक्रेट, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और उनका भी सपना होता है कि हमें आईएएस बनना है। बट मेरी सोच चेंज हुई जब मैं अनुष्का से मिली, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की थी जो कि आईएएस बनना चाहती थी, ब्यूरोक्रेट फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट इन्होंने आईएएस बनने का सपना छोड़ के आईटी इंडस्ट्री में घुसी। आज विप्रो के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही हैं और बहुत खुश हैं। और इनसे पता चला कि लाइफ जो हम सोचते हैं वो नहीं होती। सो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं अनुष्का सक्सेना से, जो हमें बताएंगी कि प्रिविलेज बच्चा जो होता है वो बहुत मुश्किलों से निकलता है, उसके ऊपर प्रेशर नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनके पास चॉइसेस नहीं होती। They can't choose their career. They have to follow the legacy of their parents. And they are forced also. So, जानते हैं कि इन्होंने ये किस तरीके से डिसाइड किया कि मुझे फैमिली लेगेसी से अलग होकर अपनी आइडेंटिटी बनानी है और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? सपने बहुत सारे भी हो सकते हैं। सो आइए स्वागत करते हैं अनुष्का सक्सेना का। वेलकम अनुष्का। थैंक यू सो मच सिमरन। I am so happy to call you here because I think आपकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है, मुझे पर्सनली लगती है। I have many students who are still struggling for the same dream, knowing that they can do something better. बट आपने वो किया। तो अनुष्का, मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमेशा से आईएएस बनना चाहती थी या पहले से ही ये बैकअप प्लान था आपके पास? एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे नाना जी चाहते थे कि मैं पुलिस में ज्वाइन करूं, क्योंकि वो पुलिस में थे। ओके। और वो शुरू से मुझे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की फ़ोटो दिखाया करते थे कि एक दिन तुम बड़ी होके तुम आईपीएस बनना। तो वहाँ से मेरी इच्छा जागी कि क्यों ना मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दूँ, जो कि मतलब कंट्री का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, और मैं आईएएस या आईपीएस बनूँ। तो वहीं से मेरा एक तरह से एक रास्ता शुरू से ही एक डेवलप हो गया था। तो मैं ये जानना चाहूँगी अनुष्का कि जब आपने ये डिसीजन लिया, आपने आईएएस के लिए सब अटेम्प्ट कर लिए, नहीं हो पाया, तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे आईटी में जाना है, तो घर में ड्रामा हुआ और इट वाज इजी टू जस्ट गेट रिड ऑफ आईएएस एंड गेट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड?
देखिए ड्रामा तो मैं नहीं कहूँगी कि हुआ था, हम्म बट ये ज़रूर था कि इसमें इतना इन्वेस्ट कर चुके थे हम्म कि प्लान भी अब ऐसा लगने लगा था कि वो तो बड़ा ही मतलब वो तो तब है कि मतलब आप प्लान बी की तरफ कैसे जा रहे हो यार? प्लान ए, हम्म आप तो ज़िंदगी भर इतने अच्छे एकेडमिक्स में रहे हो, यू हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट, आप हम्म साइंस के टॉपर, मैथ्स में इतने अच्छे, एक दिन पढ़ के भी आप 95 मार्क्स ला रहे हो हम्म और ऑल ऑफ अ सडन आपसे एक ब्यूरोक्रेसी वाला एग्ज़ाम नहीं निकाला जा रहा। हम्म तो वो जो कश्मकश हुई और हम्म घर में फिर मैंने बोला कि भई मुझे इतना क्यों भरा भरा गया हम्म कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो वो कॉन्फ्रंटेशन ज़रूर हुआ हम्म और उस प्रोसेस में ये हुआ कि बीच में मैं बड़ी लॉस्ट भी हो गई कि अब करना क्या है? इट्स नॉर्मल हाँ, हम्म और ये जो प्लान बी की तरफ फिर जो मैं जा रही थी तो मुझे लग रहा था आई वाज़ फीलिंग मैंने अपने फेलियर को फिर हार्ट पे लिया था उस टाइम पे, हम्म जो कभी नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था उस टाइम पे और हम्म मुझे लग रहा था अब मैं प्लान बी की तरफ जा रही हूँ, यार ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना कि एक चीज़ बहुत आपने ऊँची बना ली और एक हम्म चीज़ को आपने बोली ये तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, ये तो करना ही नहीं था। और फिर जब आप वापस गए, जबकि ऐसा नहीं था जब आप जर्नी बिगिन कर रहे थे, बट वो हम्म जर्नी के दौरान आपने कुछ इस तरह से बना दिया यही सब कुछ है, हम्म माउंट एवरेस्ट, ये मैं तो 100% यही सब कुछ है, यही दुनिया है, यही इसी से खुशी है, इसी से हम्म सम्मान है। और हम्म फिर मैंने जो वो जो बीच वाला पीरियड है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मैनेजमेंट करना है या मुझे आईटी में ही रहना है, मुझे कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है, बिग फोर में जाना है या नहीं जाना है। उसमें तो मैंने देखा 16 से 20 घंटे का काम है, मैं इतना काम अब करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। मैं तो हम्म सोची थी सरकारी नौकरी में एक अपने खुले विचार से काम करूंगी, यहाँ जी तो बिल्कुल सेट पैटर्न है, जी बॉस वाला सिस्टम है, ये टाइम से आओ टाइम से जाओ, लॉग इन लॉग आउट, ये वो, तो क्लाइंट का प्रेशर। तो मैंने सोचा भई मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? बीच में मुझे ये वाली फीलिंग आने लगी। पर फिर वही जैसे मैंने कहा ना कि मुझे अपनी माँ का बहुत सपोर्ट रहा है इस पूरे प्रोसेस में। वेरी शी वाज़ नाइस लाइक अ पिलर टू मी। शी अंडरस्टूड वो वल्नरेबिलिटी, वो लो फेज़ जब आपको लगता है आप लाइफ़ में बिल्कुल आप कहाँ हो? आप लॉस्ट हो, आपको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। हम्म आपके पास एजुकेशन है, आपके पास बैकग्राउंड है, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है पेरेंट्स का, फिर भी आप इतना लो हो जाते हो क्योंकि आपने ज़िंदगी भर यही देखा कि आपको तो कॉन्स्टेंटली सिद्ध करना है। हम्म अगर आपके माँ-बाप दोनों सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो आप कम तो नहीं हो सकते ना? सो अनुष्का मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया कि एक आईएएस वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी प्रिपरेशन होती है बहुत अलग लेवल पे होती है पर जब आप कॉर्पोरेट में गई तो आज आपको लगता है कि यहाँ पर ये कैसी चीज़ें हैं या इज इट द सेम वर्ल्ड और इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड देखिए, मैं ये कहूँगी कि काफ़ी डिफरेंट है। हम्म जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का माहौल है, बड़ा फ़ास्ट चलता है। हम्म डेडलाइन्स हैं और फाइनेंसेस हैं, क्लाइंट का प्रेशर है और आपके कलीग्स हैं। कई बार लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। पीपल टेक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन हम्म कॉर्पोरेट अ लॉट हम्म बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर दैट कम्स इन। बट अगर आप सेम चीज़ आप लेंगे कि अगर आप एक क्लास 1 अधिकारी हैं गवर्नमेंट हम्म ऑफ इंडिया में, प्रेशर तो वहाँ पे भी बहुत है। हम्म इनफैक्ट वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है। हम्म वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन वहाँ पे क्या रहता है कि एक आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हम्म आपके काम से कोई बड़ा मूवमेंट हो रहा है देश में। हम्म तो वो संतुष्टि जो है, वो कभी-कभी आपको कॉर्पोरेट में एक एसी चेंबर में बैठ के वो एकदम से इमीडिएट महसूस नहीं होती। तो आप अपने मन को क्या समझाते हैं कि आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आपकी इतनी जो हाई इनकम टैक्स जा रहा है, हम्म तो एक तरह से आप वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम्म डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है उस समय ना लगे। हम्म इसलिए मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर को आप उस तरह से लें कि आप इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो डाल ही रहे हैं। हम्म आप अपने काम को निष्ठा से करें कि हम्म कहीं न कहीं आप देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जॉब हमारी प्राइवेट सेक्टर से ही चल रही है। हम्म हमारी इकोनॉमी इनफैक्ट ना प्राइवेट सेक्टर से ही चल रही है। सरकारी नौकरी तो ज़रा-सी है, चुनिंदा है। हम्म उसमें भी सबको समान अवसर नहीं मिलता है। हम्म कई लोग को कुछ है कि भई किसी और कोई कोटा सिस्टम है, जो भी है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला माहौल ज़्यादा रहता है हम्म कि आपको निकाल सकते हैं। हम्म गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी रहती है कि हम्म आपको नौकरी से एकदम नहीं निकाल सकते हो। हम्म प्रोबेबली थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाएँगे, ये हो जाएँगे। आप थोड़े पोस्टिंग मैनेज कर सकते हैं, अच्छी पहचान बना के या किसी से कह के आप आपका एक अपना एक इन्फ्लुएंस हो सकता है लोकल। हम्म वहाँ क्या है, आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं। हम्म आपके ऊपर एकदम से स्पॉटलाइट पड़ती है हम्म कि आर यू स्किल्ड इनफ? You want promotion, you want to grow, you want to switch to different company within हम्म an organization also. हम्म And
प्रॉब्ली यू वांट टू एक्सपैंड दैट आल्सो। तो वो प्रेशर जो है वो एक डिफरेंट टाइप का है कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट में एक अलग ही चैलेंज है। तो ये वाला मुझे लगता है यहाँ डिफरेंस है। और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ बिकॉज अब आप कॉर्पोरेट में आ गई हैं, राइट। दैट्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, सो आपको लगता है कि टैक्स कटना चाहिए? बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कहते हैं कि टैक्स जो कटता है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बिलीव करती। मैं बहुत खुशी-खुशी अपना टैक्स भरती हूँ। हम्म मैं एक टैक्स अबाइडिंग सिटिज़न हूँ हम्म और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं, उनको हम्म ऐसा लगता है कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी मतलब बेईमान लोगों से भरी हुई है। हम्म क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो पैसा जा रहा है, लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा अंडरग्राउंड। हम्म वो कुछ हद तक सही हो सकता है। हम्म कई स्तर पर गड़बड़ियाँ हैं, हम्म चैलेंजेस हैं। तो हम्म चैलेंजेस तो हर देश में हैं हम्म और हमारा तो अभी विकसित देश नहीं है। हम्म अभी उसके पाथ पर है, वी आर डेवलपिंग नेशन। राइट। तो अगर आप इस तरह से सोचें हम्म कि जैसे मैं अच्छा सोचती हूँ या मैं इसको जानती हूँ ये व्यक्ति अच्छा सोचता है और ये देश के लिए अच्छा कर रहा है, ये अपनी कंपनी के लिए अच्छा कर रहा है, अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहा है, ऐसे कई लोग फिर गवर्नमेंट में भी तो हैं, क्योंकि उठ के तो सब वहीं से आ रहे हैं, हम्म समाज से ही पूरा संसार बन रहा है हमारा। हम्म तो वो ईमानदार लोग भी तो हैं जो चाहते हैं कि जितना पैसा टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो लास्ट गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, हम्म जो स्कीम में लोग मौजूद हैं, जो सही में गरीब हैं, जो हम्म एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है। हम्म तो उसके मतलब वो पहल गवर्नमेंट ने करी है। तो आप आपको लगता देखिए, है वो टैक्स का जितना पैसा गरीब लोगों को जाना चाहिए और एक्चुअली जो टैक्स कलेक्ट होता है और जहाँ वो पैसा जाना चाहिए, या हमारे जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं या बच्चे हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको हमें सिक्योर करना चाहिए, दैट इज़ आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो क्या हो रहा है ऐसा? मैं कहूँगी कि बहुत परफेक्ट और एफिशिएंट सिस्टम तो नहीं है अभी, हम्म लेकिन उसकी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। हम्म आप देखिए, पहले बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जब हम्म कागज़ों पे काम होता था, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। एक हम्म लेवल के बियॉन्ड कैश को का ट्रांज़ैक्शंस का विरोध किया जा रहा है। हम्म हर चीज़ ये आ रही है कि डिजिटल हो जाए। तो हुँ, उससे क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़ों पे चेक लगता है हुँ, और चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। जो हमारा जो सिस्टम था जनधन आधार मोबाइल जी। वाला, तो वो उसी फ़िलॉसफ़ी से बनाया गया था कि वो लास्ट व्यक्ति तक तब पहुँचेगा ना जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा। अब हुँ, इंसान तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, एकदम से ना हो पाएँ, क्योंकि वो मुश्किल है। तो हमने हुँ, टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके। और ईमानदार लोग जो हैं, हुँ, जो इस फ़िलॉसफ़ी पे हमेशा से ही थे, हुँ, उन्होंने फिर इस टेक्नोलॉजी को का प्रयोग करके और इसको आगे बढ़ाने का वो कार्य करते रहते हैं। तो मैं तो थोड़ी-सी ऑप्टिमिस्ट रहती हूँ। आई हुँ, एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन। तो मैं उसको ऑप्टिमिज़्म की तरह ही देखूँगी। मैं हुँ, ये नहीं कह रही हूँ कि गड़बड़ियाँ नहीं हैं, हुँ, प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो हुँ, सब हैं, सब हुँ, साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन वो धीरे-धीरे कम होती जाएँगी, ऐसा मेरा हुँ, मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके। सो कॉर्पोरेट की बात करते हैं कि जब आप इनिशियली कॉर्पोरेट में गईं, तो प्रेशर जैसे आपने कहा बहुत प्रेशर है, इंस्टेंट है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने? व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज़ और आपका जो अपब्रिंगिंग थी, उसने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरी अपब्रिंगिंग में एक बात मुझे हमेशा मेरे नाना जी, नानी जी और मेरी मम्मी ने कहा है जी। कि आप जो भी काम करो, उसमें ईमानदार रहो। हुँ, अगर आपने अपनी काम में कामचोरी करी, मान लीजिए किसी ने आपको नहीं पकड़ा, हुँ, लेकिन आप अपने आप को पकड़ लोगे और आप हुँ, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे कभी भी। तो मेरे पे बहुत प्रेशर आया और मैं इनिशियली मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरे समय ये आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े और यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन ने मेरा काफ़ी इमोशनल और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ले लिया था। हुँ, तो जब मैं एकदम से इस माहौल में आई जहाँ सब ऐसे फास्ट पेस्ड और डेडलाइंस और ये वो हाई टेक एक्सेल्स, ये पावर पॉइंट, सिर्फ यही वाले बातें होने लगी थी मेरे आसपास। हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी धीरे चल रही हूँ, मैं धीरे चल रही हूँ, लेकिन मैंने ये हमेशा से ही मान के चला कि मैं काम ईमानदारी से करूँगी हुँ, और मैं ईमानदारी से बात रखती थी। मैं हुँ, कह देती थी कि मुझसे ये नहीं हो रहा, अभी हुँ, मुझे ये नहीं आता। हुँ, अगर मैं ये सब अप्रोच से जाती कि मैं ये बोलती हाँ, हाँ, मैं तो पूरे समय फुल टाइम इसी पे फ़ोकस थी हुँ, और मेरा तो इतने साल का वर्क एक्स हो गया है,
तो मैं उसको दिखा के और मैं एक झूठी वो लेके आऊँ और बाद में फिर मेरा भांडा फूटे कि नहीं भाई ये तो इसको नहीं आता था इतना। या तो मैंने ईमानदारी वाला अप्रोच अपनाया, तो ये मेरी अपब्रिंगिंग का ही असर था कि अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा पूरी रखना। नहीं हो पा रहा हो तो भाई बोल दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा ना। उस समय आप वो नौकरी नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपनी इज्जत से, अपने सम्मान से वहाँ से जाओगे, आप दैट्स खुद रियली वो नाइस। छोड़ोगे। तो मैंने हमेशा खुद नौकरियाँ छोड़ी हैं, लकीली, टच वुड। सो ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील किया आपने? बिकॉज इट्स अगेन अ कॉमन थिंग विच इज़ एवरीवेयर। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। हम्म। ऑफिस में क्या, आप तो कहिए घर में क्या पॉलिटिक्स कम होती है। मगर आपको उससे डील करना आना चाहिए। देखिए, हम्म। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करनी पड़ती है। हम्म। सम पीपल मे बी आर लकी जो इससे थोड़े से बॉर्न होते हैं, थोड़े अपने आप उनकी पर्सनैलिटी तेज़ होती है। अब हम्म। मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी इंट्रोवर्ट, डेप्थ वाली, इमोशनल, तो थी। थी। मैंने ये चीज़ थोड़ी-सी सीखी है, डेवलप की है कॉन्शियसली कि आपको उससे डील करना आना चाहिए। नहीं हम्म। तो हर जगह आप पछताओगे। हम्म। ना आप घर में टिक पाओगे, ना आप ऑफ़िस में टिक पाओगे, ना आप करियर में ग्रो कर पाओगे। तो उसको डील करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक नेगेटिव दृष्टि से देखें, हम्म। कि आप खुद पॉलिटिशियन हो जाएँ या आप मतलब मैनिपुलेशन शुरू कर दें। डील कैसे करें? डील ऐसे कि मतलब आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव, उसकी हम्म। सोच और उस वो कहाँ से ये बात बोल रहा है, अगर वो आपके लिए कुछ सोच विचार रख रहा है जो आपको हम्म। पसंद नहीं आ रहा हम्म। या पीछे से आपके बारे में कुछ गलत फैला रहा है, तो आप पहले उसे समझें। हम्म। आप रिएक्ट ना करें एकदम से। हम्म। आप कॉन्टेक्स्ट तो देखें कि भाई हम्म। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों होता है। भाई उसके अपने प्रॉब्लम, उसके अपने टेंशन, वो भी आगे बढ़ना चाह रहा है या जी। बढ़ना चाह रही है। जी। तो जब आप एक स्टेप पीछे जाके थोड़ा सोच विचारेंगे, फिर आप उस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, आप हम्म। अपने विचार रखें और थोड़ा-सा खुल के विचार रखें। कुछ बातें आपको सच में ऑफ़िस में नहीं बोलनी चाहिए, तो मैंने हम्म। गलतियाँ भी करी हैं कि कुछ हम्म। चीज़ें मैंने बोल दी और फिर मेरे बॉस अगर आके बोल रहे हैं इतना ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब इतना ब्लंट भी नहीं होना चाहिए। तो हम्म। फिर मैंने कहा केयरफुल रहें, आप हम्म। अपने शब्दों को लेके आपको आपको चयन करना पड़ता है। प्रोफ़ेशनल हम्म। सेटअप में स्पेशली अगर आप हैं, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट का क्वेश्चन पूछा है, जी। तो आपके शब्दों में चयनित शब्द होने चाहिए और हम्म। उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहना है आपको, क्या नहीं कहना है। कुछ चीज़ें हम्म। आपको नहीं कहनी होती है। तो हम्म। ये मैंने विद टाइम सीखा, विद एक्सपीरियंस सीखा। मैं हम्म। कहूँगी कि इसी को डील करना कहते हैं। एक तो सामने वाले को आप समझें जी। और फिर आप अपने मुँह से क्या कह रहे हैं, उस पे आप नियंत्रण लगाएँ। क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, बट हम्म। हाउ मच शुड आई एक्सप्रेस इन अ प्रोफेशनल सेटअप एंड टू whom? एंड टू हूम, हू That's इज़ very देयर? important. तो ये मैंने ऑनगोइंग सीखा है, इसी से मैं पॉलिटिक्स को डील कर पाई। अनुष्का, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि आपके घर में जो उतार चढ़ाव, ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर होता है कि आपने सिर्फ आईएएस बनना है, आईएएस नहीं बने तो ज़िंदगी ख़त्म। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वो डिसीजन लिया कि नहीं, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और करूँगी। बट मुझे पता है कि वो आसान नहीं होता। तो जिस टाइम ये सब कुछ हो रहा था, आई एम श्योर आप इमोशनली भी टूट गई होंगी, मेंटली भी टूट गई होंगी। आपको लग रहा होगा कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ रह ही नहीं गया, बिकॉज़ आईएएस नहीं तो कुछ नहीं। तो वो कौन लोग थे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको उस चीज़ से निकाल के यहाँ तक लाए जो आज आप हैं, और आप बहुत हैप्पीली, आई थिंक you're enjoying your आईटी सेक्टर। सो मैं जानना चाहूँगी। तो वैसे तो आपके फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, आपने जहाँ-जहाँ वर्क किया होता है, आपके कलीग्स होते हैं जो आपको करीब से जानते हैं, उन्होंने आपका काम करने का स्टाइल देखा होता है। जी। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जो आके मोटिवेशन वाली बातें बोलते थे और आप यूट्यूब वगैरह है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जी। हम उस पे भी कई सारे वीडियोज़ देख के कोशिश होती है कि हम उससे मोटिवेटेड हो जाएँ। हुँ। लेकिन असल में जैसे कि जैसे एक फ़िल्मों में नहीं होता है कि माँ होती है, माँ तो माँ होती है, जी। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो सच बात बताऊँ तो उस वक़्त पे जब मैं बिल्कुल अकेला फ़ील कर रही थी और मैं किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन से मैं अफ़ेक्ट उतनी नहीं हो पा रही थी, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरा बहुत पिलर वाला सपोर्ट दिया
और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो तुम काम सरकारी नौकरी में रह के कर सकती थी वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। दैट्स सो ट्रू कि मतलब आपको ठप्पे की क्या ज़रूरत है? अगर आपको अपने वर्ल्ड के लिए कुछ भी करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। राइट। सो अल्टीमेटली माँ ही काम आई। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि आपके रिलेशन आपकी मदर के साथ कैसे हैं? हमेशा से ये बॉन्डिंग थी या उस दौरान थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट हुई? मेरी मदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है शुरू से ही, और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है मेरे पूरे पैटर्नल साइड से। ओके, मेरे मैटरनल साइड से, सॉरी, मैटरनल साइड से, ओके। मैटरनल साइड से। सो मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप जब मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब में बिजी थे। मेरे डैड एक्चुअली काफ़ी समय ना बाहर पोस्टिंग रही है उनकी, मतलब इधर उधर दूसरे शहर में, एंड आई वाज यूजुअली स्टेइंग विद माय मदर। तो जब भी मेरा इनिशियली जो मेरा चाइल्डहुड कटा है वो मेरे नाना नानी के साथ बहुत कटा है। तो मैं ओके, अपने नाना नानी के बहुत करीब रही हूँ, और मेरी नानी जी अभी भी हैं, और वाओ! वो आज भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। मतलब मैं अगर किसी से शेयर करती हूँ अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स, तो वो मेरी सबसे पहले मेरी मदर हैं, वेरी और उसके बाद नाइस। मेरी नानी जी हैं। और मेरी नानी जी पूरी पढ़ी लिखी हैं, एमएससी होल्डर हैं, और उन्होंने उस टाइम पे उनके ज़माने पे उनको प्रोफेसरशिप आई थी। तो आप समझ सकती हैं ना कि मैं उनसे भी कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि वो इतनी हुँ, एजुकेटेड हैं, और वो वो खूब न्यूज़ व्यूज़ देखती हैं, तो उनको सब पता रहता है आज भी क्या चल रहा है। तो वो आज के ज़माने वाली हैं वो, वेरी मेरी नानी जी पावरफुल। बिल्कुल पुरानी वाली नहीं है। तो ये पिलर ऑफ सपोर्ट जो है मेरी मदर और मेरे मैटरनल साइड में हमेशा से रहा है। मेरी मौसी वगैरह और सब, मेरे मामा जी, एक ही मामा है मेरे सगे, हुँ, हुँ, उन लोगों ने सबने मुझे अपना माना है, क्योंकि मेरा कोई सिबलिंग नहीं रहा। आई एम द ओनली हुँ, चाइल्ड। तो मुझे इन सब लोगों ने मेरा वो सिबलिंग वाला एस्पेक्ट पूरा किया, और डिफरेंसेस रहे हैं थोड़े से पेरेंट्स के बीच में। और ऐसा होता है कि उस टाइम पे तो शादियाँ ऐसी होती थी ना कि एक बार भी नहीं देखते थे, सीधे शादी हो जी, जाती थी। तो ये ज़िम्मेदारी कभी मेरे पे आनी नहीं थी, लेकिन ये भी आ गई कि थोड़ा-सा मेरे पेरेंट्स के जो डिफरेंसेस रहे हैं, उसको भी मेंड करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे हमेशा से रही, बिकॉज़ आई वाज़ द ओनली चाइल्ड। हुँ। ये है कि तो भई किसी का। आपको लगता है अनुष्का कि आपका ओनली चाइल्ड होना आपको ज़्यादा आइसोलेशन में लेके जाता है? आपको महसूस होता है कि अगर शायद आपका भाई या बहन होते, तो चीज़ें जो आपके साथ हुई शायद नहीं होती? ऐसा फ़ील करती हैं आप? मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं हो पाती हूँ। मतलब अगर हुँ, मैं गलती करूँ, तो कौन मेरी गलती को कवर अप करेगा? अगर हुँ, आपके साथ कोई सिबलिंग होता है, तो वो लोड शेयर हो जाता है। हुँ, अगर माँ-बाप के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अब आप ही अकेले इंचार्ज हो। तो वो हुँ। प्रेशर बहुत ह्यूज होता है। लोग ये देखते हैं इकलौती लड़की है, इकलौता बच्चा है, तो बड़ी पैम्पर्ड होगी, बड़ी स्पॉइल्ड होगी। अरे भाई, मेरे घर आके देखो कितनी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग रही है मेरी, कि कोई मेरे दिल से पूछे तो मुझे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी है, बहुत हुँ। छोटी-सी उम्र में। तो तो आपको लगता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर रहे हैं, तो आप एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना चाहती हैं और आपका कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपको पैम्पर करे एंड जस्ट लेट यू बी यू। तो ऐसे ड्रीम्स बिकॉज़ आप फ़िल्मी हैं यस। और जितना मैं जान पाई हूँ डेफ़िनेटली आपकी भी कुछ इस तरीके की फैंटेसीज़ रही हैं। तो आपकी थोड़ी-सी लव लाइफ़ के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो मुझे बहुत डीपली कनेक्ट हो मेरे से, मेरे हुँ, सोल से मुझे कनेक्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए। और 90s वाले दशक का जो प्यार में जो लोग बिलीव करते हैं, उनको पता है, ये उनको स्वाइप कल्चर, डेटिंग कल्चर, ये सिचुएशनशिप हो गया, जो बहुत सारे जेन ज़ी टर्म्स हैं, लोग आजकल। घोस्ट कर रहे हैं, ये सबसे तो मेरा कभी नाता रहा ही नहीं है। हुँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ, हुँ, और मेरा हमेशा से रहा है कि अगर मैं किसी को जानती हूँ और अगर वो मुझे लाइक करता है और मैं उसे लाइक नहीं करती, तो मैं बिल्कुल समय रहते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज से उसे पहले ही बोल देती हूँ, भाई देखिए, मैं आपको एज अ फ्रेंड ही लाइक करती हूँ, और आप बहुत ज़्यादा इस पे आगे सोचें ना। मतलब हुँ, ये जो मेरे अंदर ये वाली जो डेप्थ है कि मुझे हुँ, पता है कि अगर मैं इन्वॉल्व होंगी तो मुझे पूरा इन्वॉल्वमेंट होना है, हुँ, और ये मेरी मेरी सिस्टम है, मतलब दिस इज़ हाउ आई एम बिल्ट। और हुँ, इसका पूरा फाउंडेशन है वही है, जो मुझे इतना प्यार मिला है परिवार से, मेरे मैटरनल साइड से। हुँ, तो उन्होंने मुझे एक बहुत गहरा व्यक्ति बना दिया।
अब मुझे ना ये ऊपर के लेवल की पसंद और ये फालतू के चकाचौंध, ये फालतू की पैम्परिंग नहीं चाहिए। जो मुझे लोग सोचते हैं कि इकलौती लड़की है तो इसको पैम्परिंग चाहिए होगी, मुझे पैम्परिंग, महंगे गिफ्ट और ये सब चीज़ें मुझे उतनी नहीं चाहिए जितना मुझे एक गहरा व्यक्ति चाहिए जो मुझे समझ ले। मेरा मूड ऑफ है तो उसको पता चल जाए, किसी तरह से वो मुझे समझ जाए, मेरे अंदरूनी गहराई को वो समझे कि मैं चाहती क्या हूँ जीवन से। तो आपको और लगता है कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड एक व्यक्ति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है ना। आपके पास बहुत पैसा है मगर आपको उसका सही इस्तेमाल नहीं आता, या आपको ये नहीं आता कि आपकी हदें क्या हैं, आपको ये सीमा ही नहीं पता है अपनी, तो फिर आप कैसे लाइफ को बिता रहे हैं। आपके पास अगर इतना पैसा है और इतना पैसा आप उड़ा रहे हैं वर्सेस आपके पास पैसा है लेकिन आपने शुरू से ही समझदार खर्च वाली सोच रखी कि भाई ये चीज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्यों लूँ। मेरी मम्मी चाहती है मैं 2 ड्रेस ले लूँ अगर मुझे एक ड्रेस पसंद नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ नहीं मम्मी एक ही ड्रेस लेते हैं ना, बर्थडे तो फिर आ जाएगा, कोई और ओकेजन आ जाएगी। तो ये वाली जो थिंकिंग है, ये जो ये आपकी गहराइयों के उससे आता है। अगर आपकी सोच ही गहरी है ना तो आपको मटेरियल थिंग्स उतनी मतलब रुझाएंगी नहीं। लेकिन पैसा ज़रूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, मैं मान लीजिए उदास हूँ या मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं 4 लोगों से मिलना चाहती हूँ, मुझे घूमने जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। एब्सोल्युटली। मेरे को खाने का शौक है, मुझे बनाने का शौक है खाना, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल। सामान लाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, अगर आपको फिटनेस के लिए कुछ करना है, ठीक है आप वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कुछ करना हो तो उसके लिए आपको पैसों की तो ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। तो लाइफस्टाइल के लिए पैसा ज़रूरी है, मैं पैसों को कम नहीं आंकती हूँ, लेकिन पैसा ही ज़रूरी नहीं है। उसके आगे क्या, आपका व्यक्तित्व, आपके सोच विचार, आप कैसे जीवन को जीना चाहते हैं, आप कैसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं गहराई से डील करना, जो लोग इमोशंस समझें, जो आपकी कदर करें, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लव के साथ रिस्पेक्ट चाहिए, राइट। वो चीज़ें पैसा नहीं ला सकती। आई एग्री अनुष्का। एंड मुझे ये बताइए अनुष्का कि आपकी लाइफ में जब वो फेज़ आया था तो आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी। तो आज अगर कोई इंसान उस फेज़ से गुज़र रहा है तो आप उसको क्या सलाह देंगी? 4-5 चीज़ें बताइए कि अगर ऐसा हुआ है जैसा आपके साथ हुआ तो वो कैसे डील करे उस सिचुएशन से? पहली बात तो वो ये मान के चले कि एक तो लाइफ में प्लान भी हमेशा रखे। अगर कोई बहुत ही मुश्किल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को एम कर रहा है जिसमें कि सिलेक्शन रेशियो अपने आप में बहुत कम है, सीटें बहुत कम हैं, एग्री। है ही नहीं अफसर कि लाखों लाखों लोग दे रहे हैं और चुनिंदा 100-200 लोग आईएएस बनते हैं, उसके कुछ और एक्सटेंशन से कुछ लोग दूसरी सर्विसेज में जाते हैं एग्ज़ाम के थ्रू। मगर अगर आप ये सोचते हैं कि प्लान बी बुरा है और प्लान ए ही आपका सब कुछ है, तो उससे क्या होगा कि आप वो जो इमोशनल लो आएगा वो बहुत हिट करेगा आपको। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने कुछ अच्छा करना है इस लाइफ में और लाइफ में आपको हैप्पी रहना है, एक रिस्पेक्टफुल जीवन बिताना है, तो ये एक माध्यम ही है, लेकिन सब कुछ ये नहीं है। ये माइंडसेट से आप प्लान बी को सोचें। और प्लान बी क्या, मैं तो कह रही हूँ आप प्लान सी भी बना के रखें कि कभी आपको प्लान बी भी चेंज करना हो, क्योंकि लोग एक प्लान बनाते हैं और फिर उसके बाद वहां से भी माइग्रेट कर जाते हैं। तो 2-3 प्लान आप बना के रखें और एक चीज से बहुत इमोशनली अटैच ना हो कि यही सब कुछ है। तो जब ऐसा करेंगे आप, जैसे मैंने आधा तो मेरा प्लान अच्छा था कि भी प्लान बी वगैरह सब सोच रखा था, एजुकेशन वगैरह मेरी अच्छी थी तो मैं उधर मूव कर पाई आसानी से। लेकिन वो जो बीच वाला जो फेज हुआ वो लॉस्ट फेज, और वो कि भाई अब मैं क्या करूं, और अब तो प्लान बी तो मैंने सोचा था कि भाई ये तो लास्ट रिजॉर्ट है। वो लास्ट रिजॉर्ट कभी नहीं होता, लाइफ में कुछ भी लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता। तो ये आज के जो जनरेशन के लोग हैं जो इस तरह से एग्जाम्स दे रहे हैं या इस तरह से किसी करियर को बहुत सीरियसली पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई एक चीज को पकड़ के मत बैठो, उसके लिए पूरी मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो, लेकिन ये हमेशा मान के चलो कि परिणाम आपके हाथ में नहीं होता। जो हमारे को गीता सिखाती है, जो हमारे पूर्वज ने हमें सिखाया है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते रहते हैं, उसको आप सीरियसली लो और लाइफ को होने दो।
थोड़ा सा कूल रहो, थोड़ा चिल रहो, रिलैक्स होके काम करो। उसको हम्म। बहुत इमोशनल होके और फिर अपने आप को तोड़ देना, और फिर आप वापस जब आप बिल्ड करते हो, फिर आप दूसरी तरह से फिर आप सीख रहे हो, ऑन द जॉब आप सीख रहे हो, आपको बहुत लोग आके बता रहे हैं तब आप सीख रहे हो। तो आप खुद ही थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर हो जाओ, तो वो लो फेज जो है वो आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ओके। एंड जैसा आपने कहा कि आप हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, जी, तो अब आईएएस आप नहीं बन पाई, आप आईटी में हैं, बट जैसे आपने कहा कि मैं छोड़ूंगी नहीं, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है, राइट। तो आप क्या करना चाहती हैं अब? तो मैं क्लीनलीनेस के ऊपर, मैं इस विषय पे मैं हमेशा से बहुत सीरियस रही हूँ। हम्म। मैं जैसे बचपन से देखती आ रही हूँ, लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीएमडब्ल्यू से और उससे, और आके ना विंडो खोल के कचरा यूँ फेंक रहे हैं। तो हम्म। ये माइंडसेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें कहीं न हम्म। कहीं इस पे बहुत एम्फसाइज़ नहीं करवाया जा रहा कि सिर्फ़ हमारा घर ही साफ़ नहीं रखना है, पूरा हम्म। देश हमारा घर है। हम्म। सारी पब्लिक स्पेसेस जिसमें हम चलते हैं, उठते-बैठते हैं, वो भी हमारे घर जैसा ही साफ़ रहना चाहिए। हम्म। तो ये मानसिकता की बात है, ये डिग्निटी से जुड़ा हुआ मसला है। ये सिर्फ़ साफ़-सफ़ाई नहीं है कि हम्म। साफ़-सफ़ाई हो रही, अरे कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है, गरीबी है, आपने उस पे ध्यान नहीं देना। हम्म। आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, विमेन की पोज़ीशन है, आजकल सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर आपने तो क्लीनलीनेस इश्यू चूज़ किया, ये तो हम्म। कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ये बहुत प्रोमिनेंट है। हम्म। और वो क्यों प्रोमिनेंट है, वो एक बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताऊँगी जी। कि अगर आपका वातावरण साफ सफाई वाला है, हम्म। तो आपकी इच्छा नहीं होगी आप जाके वॉक करें वहाँ, बिल्कुल। तो आपकी फिटनेस नहीं बढ़ेगी उससे। हम्म। आपका वातावरण साफ है, आपका मन अच्छा नहीं फील करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। ये तो हो गई वो वाली चीज़ें जिसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। अब एक बिल्कुल ही बेसिक ले लेते हैं। हम्म। अगर आपका क्लीनलीनेस सराउंडिंग्स हैं, आपकी गंदगी नहीं है, आपका सब साफ-सुथरा है, तो उससे बीमारियाँ कम होंगी। हम्म। ये जो मच्छर और कीड़े और ये सब जितनी भी हमारे सैनिटेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, गंदगी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उससे हमारी पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ इंप्रूव होगी तो हमारा समाज का स्तर आगे बढ़ेगा, हमारी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। क्लीन सराउंडिंग्स होंगे तो लोग आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अभी ये है कि भई इंडिया की एक इमेज है कि इंडिया एक डर्टी कंट्री है। हम्म। जो विदेश में मैं जाती हूँ वो बड़े साफ-सुथरे पूरे मुझे पेवमेंट्स मिलते हैं, आप आराम से वॉक कर रहे हो, क्या प्लेज़र मिलता है। यहाँ हम्म। पे पेवमेंट टूटे हुए हैं और वहाँ पे लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, या हम्म। गाय के लिए कुछ सामान डाला हुआ है, या मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए कहीं भी खाने का लोग सामान डाल देते हैं और फिर वहाँ जी। पे लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो साफ वातावरण एक मानसिकता, एक गर्व की बात है। आप हम्म। अपने देश के लिए गर्व फ़ील करेंगे अगर आपके सराउंडिंग्स क्लीन होंगे। आपकी कंट्री की इमेज बदलेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वहाँ रहना चाहेंगे। राइट। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी, अगर हम नॉर्मल बात करें, क्योंकि हर कोई वो टॉप नॉच में वहाँ जाके कि मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर हैं, सफाई मिनिस्टर क्या करवा रहे हैं, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ वो नहीं हैं कि वो वहाँ जा सकें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हम क्या करें जो हर एक आम आदमी एक छोटे से प्रयास करे, जिससे कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकें इस क्लीनिनेस के लिए? देखिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हुँ। एक तो स्कूल के बच्चों से हुँ। हम शुरुआत करें, ठीक है। और क्लीनलीनेस और हाइजीन को हम उतना ही महत्व दें हुँ। जैसे कि करियर बिल्डिंग होता है। ओके। हम लोगों को ये सिखाएं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। हुँ। और बच्चों को, जब हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, ये तो हो गई कि हमने शिक्षा के थ्रू हमने एक तो अवेयरनेस बढ़ाई, जी। पर हमें काम भी करते रहना है। हुँ। म्युनिसिपैलिटीज़ हुँ। जो कि हमारे लोकल गवर्नेंस बॉडी हैं, जी। उनके साथ मिलके हम शुरुआत करें कि हुँ। भई कोई बात नहीं, मैं अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, हुँ। प्रोबेबली मैं वीडियोज़ बना के, हुँ। आपके साथ घर-घर जाके, डोर टू डोर कैंपेन्स करके, या अपना चैनल बनाकर, हुँ। जैसे मैं काफ़ी सारे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और उसको मैं अभी सेव करके रख रही हूँ। मैंने अभी जी। अपना चैनल बना के फुल फ्लेज इस पे काम करना शुरू नहीं किया है। हुँ। हुँ। लेकिन मेरे दायरे में जिससे मेरी मुलाकात होती है, हुँ। या मैं ऑफ़िस में हूँ, कुछ हूँ, तो मैं अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो मेरा हुँ। ध्यान रहता है इस पे कि सबसे पहले डस्टबिन्स होने चाहिए। हुँ। लोगों को मैं बताती हूँ, मैं अनाउंस करती हूँ हुँ। कि यहाँ नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में ही फेंकेंगे। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ होते नहीं हैं। मैं कई हुँ। कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ, आई हैव बीन टू 11 कंट्रीज़, हुँ। और वो 11 कंट्रीज़ में मैंने देखा कि बार-बार अनाउंसमेंट होता रहता है। जैसे अगर हुँ। आप वहाँ पे पब्लिक ट्रेन्स में जा रहे हैं, तो हुँ। वो पूरे समय अनाउंस करते रहेंगे कि अगर आपको म्यूज़िक सुनना है, तो कान में म्यूज़िक लगा के सुनिए, किसी हुँ। और को डिस्टर्ब नहीं हो। फेंकना है तो डस्टबिन वहाँ है, पीछे की ओर है, वहीं हुँ। जाके फेंकें। नहीं तो अपने हाथ में रख लें या आगे वाली पॉकेट में रख लें। मैंने देखा है कि इंडिया में
ये मॉडल मैंने दिल्ली मेट्रो में देखा और आप देखिए हमारी मेट्रो वर्ल्ड की वन ऑफ द क्लीनेस्ट में आती है। इट इज, इसका मतलब हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमने उसको इतना जोर नहीं दिया। मेट्रो में पूरे समय अनाउंस होता है खाना पीना वर्जित है, खाना पीना वर्जित है ना, डू नॉट ईट इन द ट्रेन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बात को एम्फेसाइज करेंगे तो लोग इसको सीरियसली लेंगे। बिल्कुल। मोस्टली हमें यही सिखाया जाता है पढ़ो लिखो आगे बनो अफसर बनो ये करो वो करो। अरे एक बेहतर इंसान बनो। अपने जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी वैसे ही रखो जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हो। इस बात की इतनी एम्फेसिस नहीं होती। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले No, बताया। it is very important. So I would like to tell everyone कि अगर हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो शायद हम एक छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं कि अपने घर को, अपने बच्चों को और आपके जितने भी आसपास लोग हैं, इंश्योर कीजिए कि वो कूड़ा बाहर ना फेंके, या रास्ते में चलते हुए जैसा कि अनुष्का ने बताया कि खिड़की खोल के कूड़ा बाहर रोड पे ना फेंके। हम देखते हैं कि जब पार्टीज में जाते हैं, यंगस्टर्स हैं, शाम को आ रहे हैं, गाड़ी में ही कारोबार हो रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं और उसके बाद बाहर फेंक रहे हैं। सो आई अर्ज एवरीवन, प्लीज टेक स्मॉल बिन्स, या आप एक पॉली बैग रख सकते हैं गाड़ी में, आप जो भी खा रहे हैं उसमें डालिए। और आई थिंक इंडिया में भी हर जगह डस्टबिन्स बने हुए हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कर रहा है, ये सोचिए कि अगर मैं ध्यान रखूंगा, मेरा देश है, तो दूसरा भी ध्यान रखेगा। औरों को सुधारने से पहले आप खुद को सुधारिए और अपने आसपास क्लीननेस रखिए प्लीज़।